हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखते हैं। हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्या इन्वायरमेंट नहीं करवाया जाए, तो आपका इन्वायरमेंट एक मैराथन वीडियो में करवा दिया जाएगा हैंड रिटन नोट्स में। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिला है। जो घोड़े की अस्थियों के अवशेष हैं वो कहाँ पर मिला गया है, ये बताना है। तो ये कहाँ पर मिला है, तो याद रख लेंगे ये कहाँ मिला है, सुरकोटदा में मिला है। तो याद रख लेंगे कहाँ पे मिला है, सुरकोटदा। अब ये सुरकोटदा कहाँ पे पड़ता है, तो ये सुरकोटदा गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, सुरकोटदा गुजरात में पड़ता है। गुजरात का कौन सा जिला है, ये कच्छ जिला है। याद रखेंगे कच्छ जिला है। यहाँ पर घोड़ों की अस्थियां और कब्रगाह भी मिले हैं। तो घोड़ों की अस्थियां कहाँ मिला है, यहीं मिला है। कब्रगाह कहाँ मिला है, यहीं मिला है। अब एक चीज आपने सुना होगा कि कलश समाधान का उदाहरण कहाँ मिला है। क्या है, कलश समाधान का एक वर्ड आया होगा, कलश समाधान। ठीक है, समाधान, इसका उदाहरण आपको कहाँ मिलता है, कलश समाधान। तो कलश समाधान का जो उदाहरण है वो कहाँ पर मिलता है, ये बताना है। तो ये भी सुरकोटदा में ही मिलता है। ठीक है, तो सुरकोटदा में आपका कलश समाधान का उदाहरण मिलता है। और एक जो होता है क्या, लघु घोड़ों की लघु मृण मूर्तियां दिया रहता है ना, मूर्तियां ऐसे दिया रहता है ना, लघु मृण मूर्तियां, ये लोथल से मिलता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। घोड़ों की लघु मृण मूर्तियां लोथल से मिलता है, कलश समाधान सुरकोटदा से मिलता है। सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो ये भी आपका सुरकोटदा में। ये आपका हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं कि भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब था। तो भारत में सिकंदर लोदी का जो शासनकाल था वो कब से कब था, तो ये 1489 से, याद रखें 1489 से 1517 तक था। ठीक है, तो याद रखेंगे 1517 तक था। ये किसका पुत्र था, तो ये बहलोल लोदी का पुत्र था। ठीक है, बहलोल लोदी का ये पुत्र था। इसका मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम निजाम खां था। याद रख लें, निजाम खां इसका मूल नाम था। ये याद, निजाम खां इसका मूल नाम था। अब ये देखिए, ये उपाधि किसका लिया था, तो इन्होंने उपाधि लिया था सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि लिया था। याद रख लेंगे इसको क्या बोला जाता था, सिकंदर शाह। ठीक है, सिकंदर शाह की उपाधि लिया था, इसी से ये क्या गद्दी पर बैठता था। तो याद रख लेंगे इसी से गद्दी पर बैठता था। इसके बारे में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा नगर की स्थापना किसने किया है। तो सिकंदर लोदी ने ही आगरा नगर की स्थापना किया है। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने। ठीक है, गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ कहने हैं इसका शासनकाल कब था, 1489 से 1517 तक इसका शासनकाल था। किसका, ये सिकंदर लोदी का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए दो चीजें याद रखेंगे, एक आता है 1773 और एक आता है 1774। तो 1773-74 में अंतर क्या है, जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो 1773 में आया था। ठीक है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो वो 1774 में हुई थी। तो दोनों में यही आपका अंतर है। क्या अंतर है, अंतर यही है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट कब से, जैसे आप कहते हैं ना नरेगा का कब होता है 2005 में, लेकिन 2006 में 2 फरवरी में वो चालू हुआ था ना नरेगा। तो ऐसे ये भी है, 73 में उसका एक्ट है, 74 में उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये याद है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्त होती था, इसका नियुक्त होती थी। ठीक है, अब देखिए इसका कार्य क्षेत्र कौन था, तो इसका कार्य क्षेत्र क्या था, इसका कार्य क्षेत्र बंगाल था, बिहार और उड़ीसा तक था। ठीक है, बंगाल बिहार उड़ीसा। पहले इसके न्यायाधीश कौन थे ये बताना है। तो एलिजा एम्पे इसके प्रथम न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश यही थे। इसके 2 अन्य याद कर लीजिए, हो सकता है एलिजा एम्पे सबको याद रहता है,
दो अन्य याद रख लेंगे, उनके बारे में याद रख, वो तीन अन्य, क्योंकि एक ये थे और जो और तीन थे, तीन अन्य थे, तो तीन अन्य कौन थे, मतलब चार थे सब मिला के, तो एक तो ये थे ही और तीन अन्य थे, तो तीन में पहले कौन थे, पहले कौन थे, चेम्बर्स, याद रख लेंगे, चेम्बर्स याद रखिए, चेम्बर्स, एक चेम्बर्स थे, दूसरा कौन था, लेमेस्टर, ठीक है, तो याद रखें लेमेस्टर, ये दूसरे थे, और तीसरे कौन थे, हाइड, हाइड थे, तो चेम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड, ठीक है, हाइड, तीनों लोग का नाम याद रख लेंगे, ठीक है, और 1773 से बना, 74 में स्थापना हुई, ये याद रख लेंगे, एक मुख्य न्यायाधीश, तीन अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है, कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। कब स्थापना हुई थी, तो या इसकी स्थापना 26 जुलाई 1774 में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में, यहाँ दिया गया है, अब देखिए किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया था, तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं मेन ई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, करें किस वर्ष स्थापना की गई थी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो यहाँ पर 74 तो है ही नहीं कहीं पे, तो आपका ई तो होना चाहिए, अगर कहते हैं किसके तहत, किस रेगुलेटिंग, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है, तो आप चाहे ई लगाइए चाहे सी लगाइए, मुझे तो ई लग रहा है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी, 74 है, यहाँ 74 है ही नहीं, चलते हैं देखते हैं, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर वापस जाओ, इसका नारा किसने दिया था, इसका नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने, याद रखें किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने इसका दिया था। अब देखिए दयानंद सरस्वती, इनका टाइम पीरियड कब था, तो 1824 से लेकर ये 83 तक, 1824 से 83 तक इनका टाइम पीरियड, बहुत बार पूछा जाता है, इनका बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर इनके बचपन का नाम था, मूल शंकर दयानंद स्वामी का बचपन का नाम था, ठीक है, कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, इनका ब्राह्मण कुल में हुआ था, ये गुजरात में हुआ था, गुजरात में ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था, ये याद रख लेंगे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, करें निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख माना जाता है, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख किसको माना जाता है, ये बताना है, तो स्वदेशी आंदोलन का जो प्रमुख है उसको किसको का प्रमुख कारण किसको माना जाता है, प्रमुख कारण कौन सा है, तो कौन सा कारण है, बंगाल को विभाजित करने का जो निर्णय लिया गया था वो इसका मेन कारण था, कर्जन के द्वारा क्या किया गया था, बंगाल का विभाजन किया गया था, और स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, इसका डेट याद रख लेंगे, 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को इसका प्रारंभ हुआ, तो याद रखें 7 अगस्त 1905 को इसका प्रारंभ हुआ स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, बंगाल का विभाजन कर्जन के द्वारा जो कर दिया गया था। करें निम्नलिखित में से संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, करें किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने कब रखा था, 13 दिसंबर, याद रखेंगे 13 दिसंबर 1946, बहुत ज्यादा डाटा तो नहीं है लेकिन जितना डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो याद रख लेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्होंने क्या रखा था, तो इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो याद रख लेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बी एन राव क्या थे, तो बी एन राव संवैधानिक सलाहकार की भूमिका निभाया था इन्होंने, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य संरक्षित सुरक्षित करना है, तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना का जो मूल उद्देश्य है वो क्या सुरक्षित करना है, ये बताना है, तो क्या करना है, उसमें करना है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को
सुरक्षित करना है। तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुरक्षित करना है, इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो याद रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए, जो नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और न्याय, ठीक है, सभी प्रकार के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तो याद रखें, स्वतंत्रता कितने हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, ठीक है, और उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। 5 प्रकार के प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना, बस यही सब है जो प्रस्तावना में आप पढ़ते हैं वही। तो इसका मेन आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई? भारत के कौन सा राज्य है? तो वो आपका राजस्थान है। तो राजस्थान में सर्वप्रथम आपका पंचायती कौन सा स्थान था? नागौर जिला। याद रख लेंगे, कौन था? नागौर जिला। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में। अब यहाँ पर एक चीज याद रख लेंगे, यहाँ पर जो आपकी समितियां थी, बलवंत राय मेहता समिति कौन? 1957। ठीक है, और कौन सी समिति थी? अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति 1977 में अशोक मेहता समिति। जीवी के राव समिति कौन सा था? 1985 में था। ठीक है, जीवी के राव। सिंघवी समिति 1986 में था, ये याद रख लेंगे। ठीक है, सिंघवी समिति 1986 में। तो ये सब इतनी सब कमेटियां, तो 4 तो जरूर याद रख लेंगे। 57, 77, 85, 86, ये कमेटियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 57 में बलवंत राय, 77 में अशोक मेहता, 85 में जीवी के राव, 86 में सिंघवी समिति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? 9वें नंबर का करें, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है ये बताना है। तो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है, ये तो सबको पता है। अब देखिए, सूर्य का जो बाहरी सतह होता है उसको क्या कहता है, कहा जाता है? उसको कहा जाता है कोरोना। याद रखें, बाहरी सतह का को कोरोना कहा जाता है। इसका तापमान कितना होता है? तो इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो याद रखें कितना होता है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। कोरोना की खोज किसने किया था? तो कोरोना की खोज किया था फ्रॉनहाफर ने। फ्रॉनहाफर ने इसकी खोज किया था। तो कभी भी आपसे पूछे, सूर्य का जो बाहरी भाग होता है, जैसे ये सूर्य है, सूर्य का ये वाला भाग, बाहरी वाला भाग, ये भाग क्या होता है? कोरोना होता है। इसका 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। खोज फ्रॉनहाफर ने किया था, ये याद रखेंगे। सूर्य का हमारी पृथ्वी पर जो जो सूर्य है, तो ये हमारी पृथ्वी पर जो वो रोशनी पहुंच रहा है, कितना समय लगता है? तो याद रख लेंगे, कितना समय लगता है? 8 मिनट। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। याद, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, ये याद रख लेंगे। अब हम कहते हैं सूर्य में कौन सा होता है? तो याद रख लेंगे, सूर्य में नाभिकीय फ्यूजन होता है। कभी फ्यूजन, एक फ्यूजन होता है, एक फिजन होता है। कब हमेशा एफ यू होता है। तो याद रख लेंगे, जैसे सन में एस यू एन होता है ना, ऐसे एफ यू पढ़ लीजिएगा, फ्यूजन। इसको न्यूक्लियर संलयन, नाभिकीय संलयन हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो हाइड्रोजन के नाभिक नाभिक होता है, जो हाइड्रोजन के नाभिक आपस में टकरा के क्या बनाते हैं? तो हाइड्रोजन के नाभिक जो होते हैं आपस में टकरा के ये हीलियम बनाते हैं। तो ये याद रख लेंगे। मैं आपसे पूछूं, सूर्य का बाहरी भाग कोरोना, आपका मैं कहूँ उसका टेम्परेचर बताइए, आप कहेंगे साढ़े मतलब 6000 डिग्री सेल्सियस। मैं कहूँगा अच्छा बताइए इसकी खोज किसने किया? तो आप कहेंगे फ्रॉनहाफर। मैं कहूँ कि ये पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आप कहेंगे 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। हम कहें ये जो आपका होता है, सूर्य हमारी पृथ्वी पर रोशनी भेजता है, वो किस प्रकार से भेजता है? आप कहेंगे कि जो नाभिकीय संलयन होता है, फ्यूजन होता है, वो हाइड्रोजन के जो नाभिक होते हैं जो टकराते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। ठीक है, और क्या होता है? बड़े मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो बस यही करना है। करें, मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? करें, जो मेरियाना या चैलेंजर खाई है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सर्वाधिक जहाज डूबने के लिए ये प्रसिद्ध है, डी वाला। तो मेरियाना खाई इसको या मेरियाना गर्त बोला जाता है। तो याद रख लेंगे, मेरियाना खाई या मेरियाना गर्त, ये प्रशांत महासागर में मेरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, इसकी खोज 1948 में HMS चैलेंजर
टू नामक जलयान द्वारा इसको की गई। ठीक है, इसको मतलब चैलेंजर गर्त भी बोला जाता है इसीलिए। तो इसका कब इसकी खोज किया गया था, तो 1948 में किया गया था। याद रख लेंगे, 1948 में एक चैलेंजर नामक जहाज था, इसी उसके द्वारा किया गया था। इसकी गहराई कितनी है, इसकी गहराई है लगभग आपका 11,022 मीटर है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा गहरा गर्त है। नहीं देखते हैं, ये देखिए, करें पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या है। करें जो पारिस्थितिकी पदछाप है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जिसको बोला जाता है, कह रहे हैं इसकी इकाई। देखिए मैं आपको क्या है, ये पूरा इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, पूरा इन्वायरमेंट आपको हैंड रिटन नोट्स में पढ़ाऊंगा। करें पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या है, ये बताना है। तो इस करें इस मतलब माप की इकाई है, इसकी माप की इकाई क्या है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसकी माप की इकाई को भूमंडलीय हेक्टेयर कहा जाता है। याद रखेंगे क्या बोला जाता है, माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या है, भूमंडलीय हेक्टेयर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। दूसरा इसमें क्या याद रख लेंगे, दूसरा याद रखेंगे, ये जो आपका पारिस्थितिक पदछाप है या आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, इसकी अवधारणा किसने क्यों दी थी, तो इसकी अवधारणा विलियम रीस ने। याद रख लेंगे, विलियम रीस, हाँ विलियम रीस और मैथियास, कौन थे, मैथियास, विलियम रीस और मैथियास ने इसको दिया था। तो इसकी अवधारणा किसने दी था, दिया था विलियम रीस और मैथियास ने दिया था। ठीक है, नहीं देखते हमारा क्या है, करें निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है। जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा पुनः पृथ्वी में मिल जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, जैव निम्नीकरण। जैसे डीडीटी, हमने एक क्वेश्चन आगे वाले प्रैक्टिस में कहा था कि डीडीटी क्या है, तो ये जैव निम्नीकरण नहीं है, ये अजैव निम्नीकरण है। लेकिन जो क्या है, ये जैव निम्नीकरण में जो आता है उसमें आपका ऊन होता है, तो ऊन आपका क्या होता है, ये जैव निम्नीकरण में आता है। ठीक है, याद रख लेंगे जैव। प्लास्टिक के कप, क्या प्लास्टिक देखते हैं हम, ये जमीन में चला जाता है वैसे 10 साल बाद निकला वैसे मिलता है, ये भी नहीं है, कांच भी नहीं है, एल्युमिनियम फाइल में ऊन आपका ये है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नहीं देखते हैं हमारा क्या है, डुडोंग, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि एक विलोपन की कगार पर है, क्या है, डुडोंग क्या है ये बताना है। तो डुडोंग क्या है, एक स्तनधारी मैमल है। स्तनधारी क्या है, एक मैमल है, समुद्री गाय के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि समुद्री घास खाने वाला ये शाकाहारी जानवर है। ये किसी और को नहीं खाता, क्योंकि ये समुद्री घास ही खाता है, इसलिए ये शाकाहारी जानवर में गिना जाता है। जैसे हमारे पृथ्वी मतलब स्थल पर गाय होती हैं, गाय क्या करती हैं, चारा खाती हैं। ठीक है, हरे चारे खाती हैं, वैसे ये समुद्र में होता है, क्या है, डुडोंग। ठीक है, तो ये आपका वहाँ जो समुद्र में घास होता है वही। अब डुडोंग दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक 28 मई को, 28 मई को डुडोंग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, तो भारत के मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, यहाँ पर पाया जाता है। अनुसूची एक में याद रख लेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में के अनुसूची एक में रखा गया है। याद रखें किसमें, अनुसूची एक में इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये स्तनधारी मैमल है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा। करें भू सतह का औसत तापमान कितना है, अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ पर पृथ्वी जब ये मतलब ग्रीन हाउस गैस अगर इफेक्ट के अभाव में भू सतह का तापमान -18 डिग्री, मतलब ग्रीन हाउस गैस भी जरूरी है। मतलब बहुत सी चीजें, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जरूरी है या बहुत कम है। अब बताइए यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन से हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड याद रख लेंगे, आपका जल वाष्प याद रख लेंगे, क्या है, जल वाष्प याद रख लेंगे, मीथेन याद रख लेंगे, मीथेन भी आपका ये ग्रीन हाउस गैस है। तो ये सब जो ग्रीन हाउस गैस है इनको याद करेंगे। ठीक है, ने देखते हैं उत्तर प्रदेश के किस शहर में को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जिसको पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है, तो पूर्व का ग्रास कौन सा कहलाता है, कन्नौज कहलाता है।
तो कन्नौज को एक पूर्व का ग्रास भी कहा जाता है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, क्या है ये पूर्व का ग्रास। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो कन्नौज है, सम्राट जो हर्षवर्धन के समय काल में कन्नौज अपने चरमों उत्कर्ष पे था। अगर आपसे पूछे कि जो ये कन्नौज है अपने चरमोत्कर्ष पे कब था, जब सम्राट हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था। अब यहाँ पर देखते हैं वर्तमान समय में ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये वर्तमान समय में ये इत्र के लिए प्रसिद्ध है। याद रख लेंगे, इत्र के लिए प्रसिद्ध है। अभी आपसे कोई पूछे कि तंबाकू के लिए, तंबाकू के लिए भी ये प्रसिद्ध है, तो याद रख लेंगे तंबाकू और इत्र के लिए ये शहर प्रसिद्ध है कन्नौज। नहीं देखते हैं नकारे निम्न में कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में कौन सा पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, पलास। पलास का जो पेड़ है वो उत्तर प्रदेश के शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, क्या बहुत सी चीजें पाया जाता है, जैसे आपका साल पाया जाता है, पलास पाया जाता है, और ये और शुष्क पर्णपाती वनों में ये होता है आपका अंजीर होता है, तो ये सब पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पलाश, याद रख लेंगे। नहीं देखते हैं, कहें दृश्य रूप से जानकारी देने के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस आवश्यक है। कहें दृश्य रूप से जानकारी देने के लिए कौन सी डिवाइस आवश्यक है, ये बताना है। तो कौन सी है, मॉनिटर। अच्छा बताइए, जैसे ये क्या होता है, दृश्य रूप से कोई चीज, मान लीजिए कोई आप कंप्यूटर में कोई चला रहा है, जैसे सीपीयू आपका है, ठीक है, और ये तो ये कह रहे हैं दृश्य रूप से जो जानकारी दिया जाता है तो उसको किस पर दिया जाता है, तो किस पर दिया जाता है, वो मॉनिटर पे दिया जाता है। मॉनिटर जो आपका वो होता है, जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो ये एक टीवी जैसा होता है ना, वो मॉनिटर कहलाता है। तो मॉनिटर जो होता है वही जानकारी इकट्ठा करता है, तो याद रख लें क्या है, मॉनिटर। तो मॉनिटर पर ही उसकी जानकारी इकट्ठा की जाती है। प्रोग्रामों का वह समूह कौन सा है जो कंप्यूटर को वांछित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। वह जो कंप्यूटर को वांछित मतलब जो चीज नहीं होना चाहिए उसको करने के लिए प्रेरित करता है, तो ये बताना है यहाँ पर वो कौन सा है। तो ये कौन सा होता है, सॉफ्टवेयर। तो याद रख लेंगे क्या होता है, सॉफ्टवेयर। या क्या, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो चीज़ें बहुत जैसे वायरस जो चीज़ें होती है वो चीज़ें यहाँ पर करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल होते हैं, इसमें कुछ वांछित कार्य करने के लिए होता है। तो ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ही होता है जो हार्डवेयर को क्या करता है, प्रेरित करता है कार्य करने के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कहाँ पे है, ये कुशीनगर में है। तो याद रख लेंगे कुशीनगर में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1976 में की गई थी। 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। करें, उद्योग बंधु योजना उत्तर प्रदेश में चलाया गया था, इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है, समयबद्ध औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करना। अब इसको उद्योग बंधु योजना क्या हुआ, अब इसको खत्म करके कौन सा, इन्वेस्ट यूपी के नाम से मतलब गठित कर दिया गया। ठीक है, इन्वेस्ट यूपी इसके नाम से उद्योग बंधु योजना को गठित कर दिया गया। ठीक है, तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, करें उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है 21 का। कितने आर्थिक क्षेत्र है, तो याद रख लेंगे अभी जो उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र है 31 है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो यहाँ पर 20 था, लेकिन अभी कितने हैं, तो याद रख लेंगे 31 SEZ क्षेत्र है। ठीक है, SEZ। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने हैं, 31 है। ठीक है, ये यार मतलब ये विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब कहाँ कहाँ पे कौन सी चीजें ज्यादा मात्रा में उद्योग है, धंधे है, कौन सा चीज जहाँ होता है, तो इसके बारे में ये बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, तो संगमरमर के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर मिर्जापुर। मिर्जापुर अपने संगमरमर के लिए पाया जाता है। मिर्जापुर में एबेस्टस पाया जाता है, सैंड स्टोन कैल्साइट, एल्डोसाइट, हीरा, ये सब कहाँ पाया जाता है, ये
मिर्जापुर में, ठीक है, पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश अपने संगमरमर के लिए मिर्जापुर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, करें मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? करें मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, वो किस उद्देश्य से इन्होंने किया था? तो किस उद्देश्य से किया था? विधान सभाओं में के अंदर पहुंचकर उनका नाश करने के लिए, ठीक है। तो विधान सभाओं में पहुंचकर उनको उनका नाश करने के लिए उन्होंने इसकी स्थापना किया था, ठीक है, ये याद रखना। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था, ये याद रख लेंगे, 1923 में, ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। सी आर दास क्या थे? तो याद रख ले, एक देखिए मोतीलाल नेहरू, तो ये मोतीलाल नेहरू महासचिव थे इसके, ठीक है, महासचिव थे। सी आर दास क्या थे? सी आर दास इसके क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो याद रख लेंगे क्या थे इस, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। सी आर दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे? महासचिव थे, दोनों याद रखेंगे, ठीक है। इन्हें देखते हैं, तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? कह रहे अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये बताना है। तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन 1936 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था, ठीक है, ये याद रख लेंगे। करें, या अगर हम कहें कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक कौन थे, तो ये सहजानंद सरस्वती, ठीक है, सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है। तो ये सहजानंद सरस्वती थे। नहीं देखते हमारा क्या है, करें चंदावर के युद्ध में 1194 राजा जयचंद्र मोहम्मद गोरी से पराजित। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति कहाँ? करें चंदावर का युद्ध बहुत बार पढ़ते हैं ना। जयचंद्र क्या हुआ? ये मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। अब देखिए चंदावर, ये चंदावर का युद्ध 1194 में ये कहाँ पर है? तो चंदावर का युद्ध जो है उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के यमुना नदी के तट पर लड़ा गया था। तो याद रख लेंगे क्या था? चंदावर का युद्ध कहाँ पर? ये यमुना नदी के तट पर, ठीक है, यमुना नदी के तट पर, कहाँ पर? इटावा में। तो इटावा के लोग जो होंगे उनको पता होगा कि हमारे यहाँ एक चंदावर स्थान है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ पर ये बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध 1194 में, याद है 1194 में, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 91 में। 1192 में तराइन का द्वितीय, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान जीत गए, मोहम्मद गोरी हार गया। और दूसरे में मोहम्मद गोरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गए। ये चंदावर का युद्ध था। यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता है, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? कह रहे उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था, ये बताना है। किस वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था? तो याद रख लेंगे 1950 को, ठीक है। इसका नाम बदल कर क्या किया? 24 जनवरी, ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। फिर 9 नवंबर 2000 को क्या किया गया? उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को, ठीक है, तो 13 जिलों को क्या किया? अलग कर दिया गया और उत्तराखंड बना दिया गया। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नहीं देखते हमारा क्या है, कह रहे निम्न में उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। कह रहे जो उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो ढोला मारू उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ का लोकगीत है? ये राजस्थान का है, ठीक है, राजस्थान का लोकगीत है। बिरहा उत्तर प्रदेश का है। बिरहा कहाँ बोला? पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, बलिया उलिया साइड। कजरी आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश, उधर ही बोला जाता है, मिर्जापुर। रसिया आपका ये मथुरा उत्तर साइड में, उत्तर प्रदेश का व्रज क्षेत्र में रसिया कहा जाता है, ठीक है। तो आपका ढोला मारू ये है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो गंगा, यमुना और जो आपकी पौराणिक नदी है सरस्वती, इसी के संगम पर होता है। तो याद रख लेंगे, हर वर्ष 12 वर्ष पर महाकुंभ होता है, प्रत्येक 12 वर्ष पर इसका महाकुंभ होता है। छठे वर्ष के हर छठे वर्ष में इसको क्या होता है? ये इसका अर्ध कुंभ होता है। यूनेस्को ने इसको क्या किया है? यूनेस्को की मान्यता अमूर्त सांस्कृतिक, याद रख लेंगे, अमूर्त, जिसको देखा ना जा सके,
अमूर्त सांस्कृतिक की विरासत सूची में शामिल किया है यूनेस्को ने इसको। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुंभ मेला का आयोजन कहाँ पे होता है, तो ये याद रख लेंगे, यहाँ पर हरिद्वार में गंगा नदी में। ठीक है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी जो है, क्षिप्रा नदी उज्जैन में। नासिक में गोदावरी नदी, तो नासिक में गोदावरी नदी। और यहाँ उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती के किनारे पर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर लगता है, तो कहाँ पर लगता है, बाराबंकी से 12 किलोमीटर दूर है, तो बाराबंकी से 12 किलोमीटर दूर पर मेला लगता है यहीं पर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन सी हैं, उर्दू हैं। तो याद रख लेंगे, उत्तर प्रदेश में दो भाषा जो हैं वो हिंदी और उर्दू, जो राजकीय भाषा के रूप में जानी जाती हैं। तो याद रखेंगे राजकीय भाषा। ठीक है, तो दूसरा कौन सा है, उर्दू है। न देखते हैं, करें हरदौल कथा विशेष रूप से के लोकगीत जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। ठीक है, हरदौल कथा ये बताना है। तो हरदौल कथा बुंदेलखंड के लोकप्रिय है, हरदौल कथा विशेष रूप से बुंदेलखंड में। ठीक है, बुंदेलखंड में, अब बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के जो जिले आते हैं वो बताना है। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर आता है, झांसी आता है, झांसी के बाद जालौन आता है। ठीक है, बांदा आता है। ठीक है, हमीरपुर आता है। ठीक है, चित्रकूट आता है ठीक है, चित्रकूट। ठीक है, तो ये सब जिले आपके क्या होते हैं, ये आपके जिले होते हैं जो आपके बुंदेलखंड एरिया में आते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के लोकगीत जो उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं, हर दौल कथा। ठीक है, विशेषकर बुंदेलखंड के लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। करें 32 नंबर का। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है। धनपत राय मुंशी प्रेमचंद्र जी थे ना, तो धनपत राय कौन थे, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, नवाब राय के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद्र का नाम याद रखेंगे। नहीं देखते हैं, करें उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना पद संबोधित करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त होते हैं जो वो राज्यपाल को अपना त्याग पत्र कर देते हैं। तो याद रखेंगे, लोकायुक्त राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देते हैं। किसके द्वारा नियुक्त होती है, तो नियुक्त भी आपका राज्यपाल के द्वारा ही होती है। किसके, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कहें 12वीं सदी में लिखित पुस्तक मिताक्षरा किस विधि से संबंधित है। कहें जो मिताक्षरा है वो किस विधि से संबंधित है ये। ठीक है, तो मिताक्षरा किस विधि से संबंधित है, तो याद रख लेंगे ये आपका हिंदू विधि से संबंधित है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर द्वारा 12वीं सदी में याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई थी। किसके, विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई थी, कौन सी, मिताक्षरा। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नहीं देखते हैं, कहें मिड डे मील योजना कब लॉन्च किया गया था, तो 1995 में मिड डे मील योजना लॉन्च किया गया था। ठीक है, सबसे पहले मिड डे मील तमिलनाडु में चल रही थी। ठीक है, तो मिड डे मील योजना कब लॉन्च किया गया था, 1995 में लॉन्च किया गया था। अब इसका नाम क्या किया गया है, अब इसका नाम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया है, इसका नाम मिड डे मील का। ठीक है, 95 में लॉन्च की गई थी, ये याद रख लेंगे। करें निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। कौन सी समिति है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो समिति है ये, तो इस आपके क्वेश्चन में यहाँ पर आपका एल.एम. सिंघवी है, अशोक मेहता है। अब यहाँ पर आपका दिनेश गोस्वामी समिति, ये आपका किससे समिति संबंधित है, दिनेश गोस्वामी समिति। तो याद रख लेंगे ये 1990 में बनाई गई थी। ठीक है, ये चुनाव सुधार से संबंधित है। ठीक है, करें सादिक अली समिति जो है,
इसका है सादिक अली समिति जो है ये कांग्रेस संगठन से जुड़े मामलों के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो ये न ये आपका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका ई होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ दो नहीं है। ठीक है, तो ई कर दीजिए, और क्या, नहीं तो दोनों ही आपका पंचायत राज से व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो एल.एम. सिंह भी है, अशोक मेहता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक मेहता समिति 1977 में। ठीक है, ये एल.एम. सिंह हुई 1986 में, ये याद रखेंगे ना। देखते हैं हमारा क्या कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ किया गया था। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ किया गया था? 1 जुलाई 2001 में। कहाँ गया है? 1 जुलाई 2001 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे ना। देखते हैं, करें मिट्टी के कटाव का सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? करें जो मिट्टी का कटाव है सबसे ज्यादा किस मिट्टी में होता है? तो किस मिट्टी में होता है? बलुई मिट्टी में होता है। बलुई मिट्टी में होता है मिट्टी का कटाव सबसे ज्यादा, क्योंकि देखते नहीं है बालू ऐसे रखते रखते जाते हैं, बालू कटता जाता है। ठीक है, कहते हैं ना बालू कट रहा है, जब नदी बहती है तो बालू कटता नहीं जाता। बलुई मिट्टी याद रखेंगे। करें डीओ लेटर का पूर्ण रूप क्या है? करें डीओ लेटर का पूर्ण रूप क्या है? तो डेमी ऑफिशियल लेटर इसका नाम है। याद रहे इसका नाम क्या है? डेमी ऑफिशियल। ठीक है, तो ऑफिशियल लेटर इसका पूर्ण रूप होता है। डेमी ऑफिशियल डीओ का पूर्ण रूप होता है। करें निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं ये बताना है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन होता है सा ओ सॉरी, ये तो वो आपका होता है उसमें व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होता है या रा लावा। ठीक है, तो या रा लावा, या रा लावा क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। ठीक है, या रा लावा हा। ठीक है, हा भी होता है। ठीक है, उसमें व्यंजन क्या बता रहे थे? तो ये बता रहे थे सा हो गया, सा हो गया, सा हो गया, हा। ठीक है, तो ये आपके उसमें व्यंजन होता है। ठीक है, उसमें व्यंजन हो गया आपका। अब आपका कौन सा ताल, ये उसमें व्यंजन हो गया दंत व्यंजन में ता वर्ग, जिसे दंत पूछा जाता है, दंत हो गया तो ता वर्ग आता है। ठीक है, ता वर्ग आता है, ला सा आ जाता है। तालब्य में कौन आता है? चा वर्ग, या सा आ जाता है तालब्य में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो अंतस्थ पूछा था या रा लावा। ठीक है, तो या रा लाव अंतस्थ व्यंजन आ गया। ठीक है, नहीं देखते, आना जाना अपेक्षित विराम चिन्ह करें। जो आना है और जाना अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा है? तो आना जाना में कौन सा अपेक्षित विराम चिन्ह है? तो योजक, जैसे बीच में नहीं लगा रहता योजक ऐसे बीच में लगा दिया जाता है, तो योजक होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये योजक होता है। पूर्ण विराम कैसे होता है? ऐसे होता है। अर्ध विराम कैसे होता है? तो ऐसे करके ऐसे। ठीक है, ये अर्ध विराम होता है। प्रश्नवाचक जानते ही होंगे। ठीक है, तो योजक चिन्ह क्या होता है? ऐसे लगा दिया जाता है जो दो के बीच में। ठीक है, कहने जैसे ऐसे कहते हैं ना सीता राम, तो एक ही साथ लिखा जाए, कोई जो अक्षर होता है जो बीच में वो योजक लगा दिया जाता है, वो कई अक्षर होते हैं। ठीक है, कहने निम्नलिखित में विचार कीजिए। कहने अतिशयोक्त दुर्गति मरीच नीरज, ये बताना है। तो ये करें क्या करें? सभी शब्द किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? बताइए किस में सभी? तो सी वाले में 1 3 4। अतिशयोक्त क्या है? ये एकदम सही है। मरीच क्या एकदम सही है। नीरद ही एकदम सही है। दुर्गत ऐसे नहीं लिखा जाता। दुर्गत कैसे लिखा जाता? दाब छोटी की मात्रा, गा पे इधर मात्रा, ती कर दीजिएगा। दुर्गति, तो देखिए दूर और गति ऐसे करिएगा, दुर्गति। ठीक है, यहाँ करें परिमाणवाचक विशेषण का सही उदाहरण विकल्प क्या है? करें परिमाणवाचक। अब देखिए परिमाणवाचक, इसमें बताइए परिमाणवाचक विशेषण में जैसे क्या होता है? नाप तौल का जिसमें बोध होता है, जैसे ज्यादा हुआ, कम हुआ, 5 किलो कम, ये सब पे होता है। जैसे ये क्या होता है? हम कह रहे हैं वो सही उदाहरण विकल्प चुनिए, तो ये किसमें क्या आप चुनेंगे? जैसे हमने कह रहा है ज्यादा हो गया, 5 किलो हो गया, कम हो गया, कहे नहीं, तो ये सब क्या हो गया? ये परिमाणवाचक हो गया। ठीक है, ज्यादा हो गया तो 5 के, अब देखिए यहाँ कोई हो गया या दूसरा, ये सब कोई है ही नहीं है। ठीक है, कम, कई, ठीक है, ये भी नहीं होगा। चौगुना, ये 1 मीटर कम, चौगुना, तो ये भी नहीं होगा। ये आपका ज़्यादा 5 किलो या कम,
ठीक है, तो ये होता है आपका। ठीक है, तो ज्यादा 5 किलो कम ये होता है आपका। परमाणु विश्लेषण का सही विकल्प क्या है? सी वाला आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। तो निम्न में से भाववाच्य है, तो भाववाच्य कौन सा है? मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बताना है। तो यहाँ पे कौन सा होता है? तो यहाँ पर आपका होता मोहन से बैठा नहीं जाता, तो सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो मोहन से बैठा नहीं जाता, ठीक है, यहाँ पर भाववाच्य है। ठीक है, तो ये याद रखिए। करें निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? करें संकर शब्द कौन सा है, ये बताना है। तो कौन सा है? तो चुगलखोर आपका संकर शब्द है। जैसे आपको कहते हैं थानेदार, ठीक है, थानेदार, ये आपका क्या है? ये संकर शब्द है। मोटर गाड़ी, कह रहे हैं मोटर गाड़ी, ठीक है, तो मोटर गाड़ी क्या है? संकर शब्द है। रेलगाड़ी, कह रहे रेल गाड़ी, क्या है? संकर। टिकट घर, टिकट घर, ठीक है, तो ये क्या है? संकर शब्द है। तो ये सब याद रख लेंगे, ठीक है, ये सब क्या है? संकर शब्द है। नारिकेल कौन सा शब्द है? ये तत्सम है, ठीक है, तो नारिकेल क्या है? तत्सम है नारियल का, ठीक है, नारिकेल तत्सम। तत्सम याद है। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। अब देखिए, उर्वर बंजर गरिमा आग्रह, इसका बताइए क्या होगा आंसर। तो उर्वर का क्या होता है? तो उर्वर का आपका क्या है? उर्वर का विलोम होता है ऊसर, सही है। बंजर का क्या होता है? उपजाऊ, ठीक है। गरिमा का क्या होता है? तो गरिमा का होता है दुराग्रह, नहीं होता, गरिमा का आपका होता है लाघिमा, ठीक है। आग्रह का दुराग्रह होता है, तो ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे कर लीजिएगा। तो वर्ण या वारण शब्दों का सही शब्द अर्थ या युग्म विकल्प कौन सा? वर्ण व वार एवं वारण। वर्ण शब्द का अर्थ होता है चुनाव, ठीक है, तो वर्ण शब्द का क्या होता है? चुनाव। वारण का होता है निछावर, तो यहाँ होता है चुनाव होता है और निछावर, ये सही है। तो वर्ण का होता है चुनाव और वारण का होता है क्या? होता है निछावर, ये दोनों वर्ण सही होंगे। करें बाढ़ हत, बाड़ाहत शब्द में समास है, तो 48 का बताइए, बाड़ाहत में समास क्या है? तो बाड़ाहत में क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है, तो याद रखेंगे, बाढ़ से आहत होता, नहीं तत्पुरुष, बाढ़ से आहत, बाढ़ से आहत, ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास से आता है। कन्नौजी भाषा किस जिले में मुख्य रूप से बोली जाती है? कन्नौजी भाषा, तो कन्नौजी भाषा आपके कन्नौज जिले में मुख्य रूप से बोली जाती है, तो कहाँ पर आपका हो जाएगा? कन्नौज हो गया, यहाँ पर ऑप्शन आपका कानपुर हो सकता है, ठीक है, तो कानपुर, तो कानपुर उसी के आसपास पड़ता है ना, तो कानपुर में, कन्नौज में बोली जाती है, लेकिन कन्नौज कानपुर भी आपका हो जाएगा, यहाँ भी बोली जाती है। भारत में सर्वाधिक नीति के प्रमुख मॉडलों में शामिल है, कहते भारत के प्रमुख नीति प्रमुख, भारत में सार्वजनिक नीति के प्रमुख मॉडलों में क्या शामिल है? 50 का। देखिए, सी से नीचे दृष्टिकोण, जमीनी स्तर का मॉडल और सहयोग मॉडल, उपयुक्त सभी, ठीक है, तो सभी हो जाएगा यहाँ पर 50 का डी। ये देखते हैं हमारा क्या है। करें गगनयान मिशन के तहत भेजे जाने वाले व्योम मित्र का अर्थ है। गगनयान मिशन के तहत भेजे जाने वाले व्योम मित्र का अर्थ क्या है? व्योम मित्र क्या होता है? तो व्योम मित्र होता है अंतरिक्ष का मित्र, ठीक है, अंतरिक्ष का मित्र को व्योम मित्र कहते हैं, ठीक है, जो गगनयान मित्र के साथ भेजे जाने वाले व्योम मित्र का अर्थ क्या होता है? ठीक है, भेजे जाने वाले व्योम मित्र जो होता है ना, व्योम मित्र, तो व्योम मित्र का अर्थ क्या होता है? तो व्योम मित्र का अर्थ होता है अंतरिक्ष का मित्र, जिसे नाम नहीं दिया जाता है, तो अंतरिक्ष का मित्र होता है व्योम मित्र, ठीक है। नहीं, देखिए, डॉक्टर शांत स्वरूप भटनागर जिसके नाम पर विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है, उनका मुख्य योगदान क्या है? उनका मुख्य योगदान बताइए शांत स्वरूप भटनागर का। तो उन्होंने क्या किया था?
CSIR की 12 बड़ी प्रयोगशालाएं स्थापित किया था विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। तो याद रख लेंगे CSIR की 12 वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं स्थापित उन्होंने किया था। करें उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता कैसी होती है? करें उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता कैसी होती है, ये बताना है 53 नंबर का। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता क्या होती है? बहुत ज्यादा अधिक होती है। ठीक है, तो क्या होती है? वायुदाब बहुत ज्यादा उच्च वायुदाब होता है। ठीक, उष्णकटिबंधीय प्रवणता में बहुत ज्यादा अधिक होती है। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। करें 54 में, करें MS एक्सेल 2007 वर्ग शीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी है? करें MS एक्सेल 2007 में वर्ग शीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी है, ये बताना है। तो अधिकतम संख्या कितनी है? 10,48,576। ठीक है, 10,48,576 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। करें MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको किसी दस्तावेज को डेटा स्रोत से लिंक करने और व्यक्तिगत पत्र और लेबल सृजित करने की अनुमति देता है? ठीक है, तो ये बताना है। तो कौन सा होता है? तो वो मेल मर्ज होता है। ये पिछले बार भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, MS वर्ड में कौन सी सुविधा किसी दस्तावेज को डेटा सोर्स से लिंक करने और व्यक्तिगत पत्र और लेबल सृजित करने की अनुमति देता है? तो मेल मर्ज होता है। पिछली बार में हमने इसके पीछे जो आपका प्रीवियस था उसमें भी कराया था। करें इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क को किस रूटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में किस रूटिंग प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो किस रूटिंग प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है इसमें? तो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, याद रख लेंगे, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है इस पे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है इसके प्रमुख है, जैसे एग्जांपल अगर देखो तो BGP। BGP क्या होता है? बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, ये याद रख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको अपने कंप्यूटर की पावर को टेलीफोन प्रणाली की वैश्विक पहुंच के साथ संयोजित करने की अनुमति देता है, ये बताना है। तो कौन सा होता है? ये मॉडेम होता है। तो मॉडेम होता है। ठीक है, जो क्या करता है? डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में और एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित करता है। ठीक है, मॉडेम जो होता है, मॉडेम मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, तो क्या करता है? ये डिजिटल को क्या करता है? एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। यही है। तो यही क्या करता है? टेलीफोन प्रणाली को वैश्विक पहुंच के साथ संयोजित करता है, मतलब दो लोगों के साथ जोड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखेगी, जिससे लोगों के बीच क्या होता है? कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। तो ये होता है मॉडेम। स्विच थोड़ी होता, हब थोड़ी होता, राउटर थोड़ी होता है। ठीक है, ये मॉडेम ही होता है, मॉडुलेटर डिमॉडुलेटर। डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। करें निम्नलिखित में कौन सा G2C सरकार से नागरिक, ठीक है, ई गवर्नेंस सेवा का एक उदाहरण है। G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन जिसको बोला जाता है, कौन सा होता है यहाँ पर? ये क्या है? ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग। याद रखेंगे क्या होता है G2C? ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग इसका एक मतलब सरकार से नागरिक ई गवर्नेंस का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो क्या होता है सरकार से नागरिक? देखिए, सरकार, क्योंकि यह सरकार द्वारा नागरिकों को दिया जाना वाला सुविधा, जिससे वे ऑनलाइन कर टैक्स दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, G2 ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग। कौन सा विकल्प ऑनलाइन पेमेंट मोड नहीं है? करें कौन सा विकल्प जो ऑनलाइन पेमेंट मोड नहीं है? डेबिट कार्ड, ई वैलेट, क्रेडिट कार्ड, पॉडकास्ट, ये ऑनलाइन मोड नहीं है। पॉडकास्ट क्या होता है? देखते नहीं, दो लोग इधर बैठ जाते, एक लोग इधर बैठ जाते, एक लोग, पॉडकास्ट मतलब उनका जो इंटरव्यू लिया जाता है वही पॉडकास्ट बोलते हैं। ठीक है, अब नया नया नाम आ गया। पहले क्या होता था? एक लोग यहाँ बैठ गए, एक यहाँ, तो उसका पॉडकास्ट। अब वही क्या है? उनके बातचीत वही होती है, वही पॉडकास्ट होता है। नहीं, देखते हैं। एक ऑडियो सैंपल में बिट्स की संख्या कही जाती है। करें एक ऑडियो सैंपल में जो बिट्स की संख्या है वो कही जाती है, क्या कहा जाता है? बिट डेप्थ कहा जाता है। याद रखेंगे क्या होता है? बिट डेप्थ होता है। नहीं, देखते हैं।
निम्नलिखित कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? करें कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? तो डोस हमला, याद रखेंगे, डोस डोस डिनायल ऑफ सर्विस एक साइबर अटैक है। डिनायल ऑफ सर्विस एक हमला क्या हो, एक साइबर अटैक है जिसमें किसी सिस्टम या नेटवर्क को इतना अधिक ट्रैफिक भेजते हैं कि वह वैध उपयोगकर्ताओं को अनेबल हो जाता है। ठीक है, डीओएस एक क्या होता है, साइबर अटैक होता है, डीओएस। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है? कह रहे हैं एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती, ये बताना है। 62 नंबर का कौन सा भाषा है, पर्ल है। पाइथन यूज किया, एलआईएसपी याद किया जाता है, प्रोलॉग यूज किया जाता है। ठीक है, तो पर्ल आमतौर पर इसको एआई के लिए नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। करें निम्नलिखित में कौन आई इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस का उदाहरण नहीं है? एआई आईओटी का उदाहरण नहीं है, ये बताना है। तो कौन, डेस्कटॉप कंप्यूटर ये नहीं है। फिटनेस ट्रैकर है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग मतलब क्या होता है कि आपका इंटरनेट के थ्रू जुड़ने पर वो चीज़ें अपने आप बताए। स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है नहीं, वो बता देता है टेम्परेचर कितना है, ये कम है, कितना ज़्यादा है। ठीक है, करें स्मार्ट थर्मोस्टेट, तो ये याद रखिए, ये है, ये है, ये है। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग का काम नहीं है। ठीक है, डेस्कटॉप में 64 कह रहे हैं। ठीक है, 64 का क्या कर रहे हैं, तो वह मेमोरी जिसके किसी लोकेशन पर लोकेशन पर उस लोकेशन से को बताने के लिए एक निश्चित समय में पहुंचा जा सकता है, क्या कहलाता है? वह मेमोरी जिसके किसी लोकेशन पर उस लोकेशन को बताने के लिए एक निश्चित समय में पहुंचा जा सकता है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वह मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। याद रखेंगे क्या कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम बोला जाता है यार, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जिसके लोग उस लोकेशन को बताने के बाद निश्चित समय पर पहुंचा जा सकता है। इंटरनेट से जुड़ी प्रत्येक कंप्यूटर को एक आईपी पते की आवश्यकता होती है। आईपी का पूर्ण रूप क्या, आईपी क्या होता है, जब तक आईपी नहीं होगा तब तक इंटरनेट नहीं जुड़ सकता। तो आईपी का पूर्ण क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका पूर्ण रूप होता है। ठीक है, अब देखिए इसे नंबरों में 0 से 255 के बीच दर्शाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब से, आईपी, ये कई बार पूछा जाता है। इसको 0 से 255 के बीच में दर्शाया जाता है, ये याद रखेंगे। कब से 0 से 255 के बीच में दर्शाया जाता है? एक होता है IP v4, एक होता है IPv6। ठीक है, तो याद रख लेंगे, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6, दोनों याद रखेंगे। अब इसमें देखिएगा जो IPv4 होता है, क्या होता है, जो IPv4 होता है, ये क्या होता है, तो IP जो V4 होता है वो 32 बिट का होता है, 32 बिट का होता है। ठीक है, तो याद रख लेंगे ये 32 बिट का होता है। ये चार भागों में लिखा जाता है, 0 से 55 के बीच में चार भागों में। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए मैं लेता हूँ 192 दस एक छः आठ 0.1 तो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक ये 0 से 255 के बीच में। ये देखिए, अब देखिए हो नहीं गया, 192 168.1 तो ये चार भागों में लिखा नहीं गया है, तो ये याद रखेंगे। अब जो IPv6 हो, ये क्या है, 4 मतलब क्या होता है, 4 मतलब चौथा संस्करण। ठीक है, तो चौथा संस्करण। अब ये क्या होता है, IPv6, अब मतलब ये क्या होता है, IPv6 मतलब छठा संस्करण। ये कितना होता है, IPv6, तो ये 128 बिट का होता है, वो 32 बिट का होता है, ये 128 बिट का होता है। वर्जन 6 इसको बोला जाता है, वर्जन 6। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जो ये क्या होता है, 128 बिट का ये जो IPv6 होता है, ये इसका लगभग अनंत एड्रेस स्पेस होता है, मतलब इसमें क्या बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल 128 बिट, 100 और 32 बिट। ठीक है, ये यार
पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया था? करें, पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया था, ये बताना है। तो इसको किसने किया था? लुईस पाश्चर ने किया था। तो लुईस पाश्चर ने इसको किया था। डिजिटल राइट मैनेजमेंट, डीआरएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? करें, डीआरएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल मीडिया के कॉपीराइट को नियंत्रित किया जाता है। तो याद रखेंगे, डिजिटल सामग्री, यहाँ पर आपका हो जाएगा डिजिटल मीडिया के कारोबार, डिजिटल सामग्री के अनधिकृत वितरण, अनधिकृत मतलब कॉपीराइट वाला, ठीक है। तो याद रखेंगे, डिजिटल सामग्री के अनधिकृत वितरण को रोकना, डिजिटल राइट मैनेजमेंट। करें, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये कब किया गया था? 2005 में किया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे, 2005 में किया गया था। क्या होता है? NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसमें कितने? 5 होते हैं, ठीक है, 5 सदस्य, ठीक है। अगर SDMA, ठीक है, SDMA इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 8 सदस्य होते हैं, ठीक है। और DMA, ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 7 होते हैं सदस्य, ठीक है। अब इसमें अध्यक्ष कौन होता है? PM होता है, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? CM होता है। इसका मतलब कौन होता है? DM होता है। तो ये याद रखेंगे। भारत में भूकंप के अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में शामिल नहीं है। कौन सा? तो मतलब अति अधिक भूकंप के कौन सा जोखिम क्षेत्र में शामिल नहीं है, ये बताना है। 68 में, तो कौन सा? 69 का ना, हाँ, 69। तो दक्कन का पड़ा, जैसे नीचे वाले एरिया में जाएंगे वहां पर भूकंप आपको, आप सबसे सेफेस्ट, अगर भूकंप से बचना है, सेफेस्ट एरिया जानते हैं कौन सा है? आपका है तमिलनाडु में जाइए। तमिलनाडु में भूकंप नाम मात्र के आएंगे, हाँ, हो सकता है कोई रीजन हो, बट तमिलनाडु में भूकंप नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। करें, प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण का नैतिक और विधिक आयाम किससे जुड़ा होता है? ये बताइए, किससे जुड़ा होता है नैतिक और विधिक? करें, राइट टू प्राइवेसी जो होता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए, तो ये होता है आपका डेटा गोपनीयता और नागरिक अधिकार के लिए, ठीक है। तो डेटा की गोपनीयता भी चाहिए और नागरिक का अधिकार भी चाहिए, इसी से जुड़ा होता है। किन्ने देखते हैं हमारा क्या है। करें, ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक, ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को बढ़ावा देने का मुख्य कारण क्या है? करें, ग्रीन हाइड्रोजन जो तकनीक होता है उसको बढ़ावा देने का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रीन हाइड्रोजन क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा उससे प्राप्त होती है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है? प्रदूषण रहित ऊर्जा। हाइड्रोजन जहाँ आ जाएगा वहाँ प्रदूषण नाम मात्र का होता है, ठीक है। यह स्वच्छ ऊर्जा कहलाता है, हाइड्रोजन ऊर्जा। ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान किससे संबंधित? ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान किससे संबंधित है? पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों को नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम ऊर्जा स्वराज स्थापित किया था, ठीक है। तो याद रखिए, इसका कौन सा? ग्राम पंचायतों को नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिए ये योजना चलाई गई थी। कौन सा दी अनुपयोगी तकनीक का उदाहरण है? कहें, दी अनुपयोगी तकनीक का उदाहरण ये बताना है। तो कौन सा होता है? मोबाइल फोन होता है, हाथ की घड़ी, GPS पर है। दी अनुपयोगी तकनीक, तो ये GPS प्रणाली यहाँ दिया गया, सभी कुछ को तो यूज करते हैं दी। तो जीपीएस प्रणाली क्या होता है? नेविगेशन, नागरिक नेविगेशन में और सैन्य लक्ष्य को निर्धारण करने में। जीपीएस तो बहुत सारे का काम है, लेकिन यहाँ जीपीएस आपका दिया, जीपीएस प्रणाली। कर्क रेखा निम्नलिखित में किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा के राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश से जाती है। मध्य प्रदेश आपका राजस्थान, गुजरात फिर राजस्थान हो जाता है ना। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, आपका झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है। सब मिला के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात हो गया, झारखंड हो गया, और मिजोरम हो गया आपका। ये असम कहाँ से आ गया? जहाँ 3 है वहाँ हटा दीजिए, यहाँ यहाँ, ठीक है। तो यहाँ 1 2 4, ठीक है, 1 2 4,
त्रिपुरा होगा, त्रिपुरा से जाती है, ये याद रख लेंगे। मणिपुर से नहीं जाती, मिजोरम से जाती है, ये याद रख, काफी बच्चे। वेस्ट बंगाल से जाती है, ठीक है। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ हो नहीं गया। गुजरात एक हो गया, राजस्थान दो हो गया, एमपी तीन हो गया, झारखंड चार हो गया, मिजोरम आपका पाँच हो गया, त्रिपुरा आपका छः हो गया, वेस्ट बंगाल सात हो गया, वेस्ट बंगाल आपका सात हो गया, और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आपका आठ हो गया। बस ये आठ राज्यों से गुजरती है बस। निम्नलिखित में किस नदी बेसिन में कुल पुनर्पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है, ये बताना है। तो कौन सा? कृष्णा नदी का। कृष्णा नदी का पुनर्पूर्ति सबसे अधिक है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा इसका यूज कर लिया जाता है। करे हैं, प्लोपैन के नीचे एक अभेद परत बनाने के लिए स्थिर पानी की स्थिति के लिए जुताई ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? तो कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बताइए। तो ये क्या तकनीक? पॉडलिंग कहा जाता है। पॉडलिंग जुताई की एक कृषि प्रक्रिया है जिसको प्लोपाइन के नीचे एक अभेद परत बनाने के लिए धान की खेती के लिए मिट्टी की पानी को भर दिया जाता है। फिर पॉडलर या ट्रैक्टर की मदद से मिट्टी के को हल या कल्टीवेटर से उलट कर दिया जाता है। फिर 5 से 10 मीटर की गहराई पर जुताई की जाती है। तो याद रहे, जैसे आप धान की खेती नहीं करते, पहले आप खेत को जोत देते हैं, उसमें पानी भर देते हैं, इसके बाद उसमें बुआई कर वो क्या करते हैं उसमें, उसमें आप धान लेते हैं, उसी में धसा देते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये याद रखें। करें, सितंबर 2025 में किस गांव में पहली बार बिजली की आपूर्ति की शुरुआत की गई थी? ठीक है, सितंबर 2025 किस गांव में पहली बार बिजली आपूर्ति की शुरुआत की गई? कौन सा ऐसा गाँव? तो उड़ीसा सरकार के सहयोग द्वारा सहयोग पहल की शुरुआत की बिजली। अच्छा, उड़ीसा वाला तो नीचे वाला है, ठीक है, ये वाला बताइए। 77 में। तो याद रहे ये कौन सा है। तो ये फुलवरिया गांव है, फुलवरिया गांव है, ये झारखंड का कोडरमा नगर है, पंचायत है, कोडरमा नगर पंचायत का फुलवरिया गांव में, जहां पर 8 दशक बाद क्या हुआ, पहली बार बिजली आपूर्ति किया गया, ठीक, 8 दशक बाद। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मंदिर के पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन किया? 78 में क्या है, सितंबर 2005 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मंदिर के पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन किया? त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा में माता त्रिपुरी सुंदरी मंदिर का पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन किया। मई 2025 में किस राज्य द्वारा सहयोग पहल की शुरुआत की गई? कहें, मई 2025 में किस राज्य द्वारा सहयोग पहल की शुरुआत की गई? उड़ीसा सरकार के द्वारा सहयोग पहल की शुरुआत की गई, ठीक है। इस पहल में क्या किया जाता है, शहरी गरीबों के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को आसान बनाने के लिए, पहुंच को आसान बनाने के लिए शुरू किया गया है। तो मई 2025 में सहयोग पहल उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, उड़ीसा सरकार के द्वारा। नहीं, देखते हमारा क्या है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं। प्रतिवर्ष विश्व लूपस दिवस कब मनाया जाता है? करें, विश्व लूपस एक बीमारी है, लेमेटोलॉजी का एक प्रकार बीमारी है, ठीक है, मुख्य रूप से महिलाओं में होता है। तो ये प्रतिवर्ष 10 मई को लूपस दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे, 10 मई को। मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, ये बताना है। तो कहाँ किया गया? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया, ठीक है, नई दिल्ली में। अब आपका डेली आपका एक करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि चाहे डेली या एक, क्योंकि आपके पास समय कम है। अगर मैं 50-50 क्वेश्चन करवाता हूँ तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है।
इसको ख़त्म भी करना है। चार चौथा है 16 आपका प्रैक्टिस सेट है, 16 प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर लेते हैं, लगभग आपका 50% क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन तैयार हो या न तैयार हो, मेन आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है क्वेश्चन करने से, ठीक है। आर्थिक नियोजन विषय किसका है, करें आर्थिक नियोजन जो विषय है ये किसका है, तो ये आर्थिक नियोजन आपका समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। याद रखेंगे समवर्ती सूची का विषय है। करें संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना को कहा जाता है। अगर मांग की राशि को घटाकर अरे 1 रुपया करना, ठीक है, संसद संबंधित बजट में, वो क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, नीति कटौती प्रस्ताव बोला जाता है उसको, नीति कटौती प्रस्ताव बोला जाता है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोष अनुपात सीआरआर में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसमें वृद्धि होगी, ठीक है। तो याद रख सकिए क्या होगा, वृद्धि होगी, ठीक है, अधिक धन मिलेगा। शब्द बुल और बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं, तो शेयर मार्केट नहीं देखते हैं, शेयर मार्केट बुल और बियर, जब आप, जो लोग नहीं जानते हैं, जब वो मतलब एक समाचार आता है शेयर मार्केट का तो ये बुल बियर जरूर दिखाए जाते हैं, ठीक है। विनिवेश को प्राप्त राशि को निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया जाता है, विनिवेश से प्राप्त राशि को निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया जाता है। जैसे विनिवेश क्या होता है, जैसे सरकार ने क्या किया, कोई भी बड़ी कंपनियां सरकारी है उसको प्राइवेट में कर दी, ठीक है, तो उससे जो क्या हुआ, जो पैसा मिला उसको क्या किया जाता है, तो उसको क्या किया, पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है। तो याद रखेंगे वो क्या कहते हैं, पूंजी विनिवेश से प्राप्ति राशि को पूंजीगत प्राप्तियां कहलाता है, ठीक है। सतत सहार और समुदाय किस एसडीसी से जुड़े होते हैं, कहते हैं सतत सहार और समुदाय किस, पूरा याद कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 11 से जुड़े हैं, सतत शहर और समुदाय, ठीक है, तो ये किससे जुड़े हैं, 11। असमानताओं की कमी 10वां है, ठीक है, असमानताओं की कमी कौन सा है, 10वां, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जलवायु वाला डीजी तेरा क्या है, जलवायु है, ठीक है। नहीं देखते हमारा क्या है, प्रश्न वह जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है उसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, क्या कहलाता है, 88। तारांकित प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है, जिसे तारांकित चिन्ह पहचान द्वारा पहचाना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका तारांकित ही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तारांकित ही आंसर हो जाएगा। नहीं देखते हैं हमारा यहाँ क्या है, करें मैक एड्रेस की मानक लंबाई कितना है, करें मैक एड्रेस जो होता है उसकी मानक लंबाई 48 बिट्स होती है, मैक एड्रेस की मानक लंबाई 48 बिट होती है। केन बेतवा परियोजना बुंदेलखंड को जल संकट से मुक्त कराने की दिशा में है, यह परियोजना केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित है, करेंगे यह परियोजना केवल उत्तर प्रदेश तक, गलत है। यह परियोजना जो है, ये बुंदेलखंड की बात आ गया तो इसमें मध्य प्रदेश भी रहेगा, तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की परियोजना है, ठीक है। जल संकट को कम करना, तो ये पहला वाला सही, दूसरा गलत है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जगह तो कम है लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका मेथड, और उसी प्रकार से कर लीजिएगा, ठीक है। आज थोड़ा सा टाइम नहीं मिला था इसलिए हमने वहाँ पे इस मतलब जो क्वेश्चन था वो ये नोट पैड पे रखा नहीं, लेकिन अगली बार से मैं रख दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम, यहाँ स्पेस कम मिलता है ना। तो चलते हैं देखते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको पूरा मेथड बता दूंगा, सिर्फ आपको उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। करें ब्रांड ए के लिए वर्ष 2015 में बेची गई कारों की संख्या, ब्रांड ए, अब देखिए यहाँ पर दो ब्रांड दिया गया है, एक जो ब्लैक वाला है एकदम वो ब्रांड ए है, थोड़ा हल्का ब्लैक है तो वो ब्रांड बी है, ठीक है, स्लेटी कलर वाला। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रांड ए के लिए 2015 में बेची गई कारों की संख्या, तो ब्रांड ए में कितनी कारें बेची गई, तो ब्रांड ए में ये देखिए 500 ना, ये 500 दिया गया है तो 500 लिख दीजिए, ए में 500 बेची गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं 2014 में ये देखिए, है ना, वर्ष 2014 में बेची गई कारों की संख्या, ठीक है। 14 में क्या है, 14 में कितनी कारें बेची गई, 750 कारें बेची गई। तो यहाँ पर ये तो कब का था, ये आपका 15 का था, ठीक है, 2015 का था।
और 2014 में कितना था 750। अब कह रहे हैं कि कितने परसेंट बेची गई कारों की संख्या से कौन किससे कम है, 750 से 500 कम है ना, तो 750 माइनस 500 कर दीजिएगा। किससे कमी कर रहे हैं, तो 500 से ना, किस करें की संख्या से कितना कम है, तो किससे वो सॉरी 750 से कम है ना, इस 500 तो ज्यादा होगा, 750 से कम है तो 750 कर दीजिएगा, गुणे 100 कर दीजिएगा, बस घटा लीजिएगा, तो 750 में से 500 घटेगा तो 250 आ जाएगा, पर 750 आ जाएगा, गुणे 100 आ जाएगा, 25 एक 25, 25 तिया 75, 33.3%। ठीक है, तो ऐसे ही आ जाएगा, तो इसका 33.3% आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए करें, कितने वर्षों में ब्रांड ए द्वारा बेची गई कारों की संख्या ब्रांड बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या से अधिक है। मतलब जो कह रहे हैं ए कहाँ कहाँ अधिक है बी से, तो ए कहाँ कहाँ अधिक है, यहाँ पर देखिए अगर हम देखते हैं ए अधिक है, नहीं ए तो अधिक नहीं, यहाँ भी ये वाला अधिक है, ये गलत है, ये यहाँ भी अधिक नहीं है, यहाँ भी अधिक नहीं है, यहाँ भी अधिक नहीं है, यहाँ देखिए ये यहाँ अधिक है, ये ठीक है। 1340 यहाँ है, यहाँ 1000, तो यहाँ ए वाला अधिक है ना, तो यही पूछ रहा है, एक यहाँ अधिक है, यहाँ भी अधिक नहीं, यहाँ भी अधिक नहीं, एक यहाँ भी अधिक है, तो हमारा 2013 में अधिक है और 2016 में। आप देख सकते हैं दो जगह अधिक है और दो ही जगह पूछ रहे हैं, करें कितने वर्षों में दो जगह, तो आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। करें वर्ष 2008 और 2016 तक किस वर्ष में ब्रांड ए तथा ब्रांड बी संयोजित बिक्री सबसे अधिक है। तो ब्रांड ए, और पहले ऑप्शन से चलेंगे, पहले हम 2008 वाला देखेंगे, तो 2008 वाला अगर हम देखते हैं, यहाँ थोड़ा 2008 वाला, तो 2008 का कहाँ है, यहाँ पर है, तो 2008 में कितना है, तो ये 1050 प्लस 1050 प्लस 1720, 1720, ये देखिए इसको जोड़ लिए 100, दोनों को जोड़ना है ना, किस वर्ष, तो कितना आ जाएगा ये 2770, ये हो गया ना। 2009 में कितना हो जाएगा, तो 9 में आपका हो जाएगा 1150 प्लस 1840, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2990। ठीक है, अब देखिए ये है, अब कहाँ क्या कह रहा है 12 में, तो 12 में देखिए यहाँ पर 12 में तो इससे कम ही तो लग रहा है, 12 में इससे तो कम ही लग रहा है, तो यहाँ पर आपका 1150 है, यहाँ 1800 हो गया, 12 में कितना 12 15, 12 15 27 हो गया, अब यहाँ 29 है तो वैसे कम हो जाएगा आपका। ठीक है, ये तो वैसे कम हो गया। 2016 में देखते हैं, 16 में आपको तो एकदम नीचे ही कम दिख रहा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका 9 हो जाएगा, तो 2009। ठीक है, तो 2009 में सिंपल ही क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो 9 है। 2015 में दोनों ब्रांडों की कुल बिक्री 2016 में कुल बिक्री का कितना परसेंट है, तो 2015 में दोनों ब्रांडों में, ठीक है, 2015 में दोनों ब्रांड कितना है, तो देखिए यहाँ 2015 में दोनों ब्रांड 500 1000 150, तो 500 1000 150 कितना हो जाएगा 1650 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1650 हो जाएगा। अब यहाँ कह रहे हैं कि 2016 में कुल कितना है, तो 16 में एक 1650 हो गया, अब 16 में कह रहे हैं 1150 और 850, तो 1150 और 850 अगर जोड़ते हैं तो लगभग आपका 2000 हो जाता है। ठीक है, तो 2000, तो कह रहे हैं यहाँ पर कितना कितना उसका कितना परसेंट है, यहाँ देखिए ये एक बार देखिए, कह रहे हैं 15 में ब्रांडों की कुल बिक्री वर्ष 2000 कुल बिक्री का कितना, 2000 जो 16 में कुल बिक्री का, तो का जिसमें लग गया वो नीचे होगा, तो ये याद रखिए 1650 अपान 2000 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा 100, पूरा अगर काट दे, ये भी कर दिए, ये भी कर दिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 165/2 हो गया, 165/2 हो गया। ठीक है, तो मतलब लगभग 82% आएगा, तो 82 कितना हो जाएगा, ये 82.5 हो गया, बस यही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ब्रांड ए के लिए वर्ष 2014 में बेची गई कार, कहें जो ब्रांड ए है उसके लिए 2014 में जो कितनी कारें बेची, वो दो संख्या, और 2008 में बेची गई कारों की संख्या के कितने परसेंट की कमी आई है। तो 2014 में ए कितना बिका है, 2014 में ए कितना बिका है 750 ही तो बिका है, ये देखिए 750, तो ए में 750 बिका है। 2008 में बेची गई कारों की संख्या से कितने परसेंट, 2008 में कितना बिका है,
ए, तो 10,050, ए सॉरी 10 करें 1,050, ठीक है। ये भी ए है और ये 2007 का है और ये 2008 का है, ठीक है, ये 7 ये 8 का है। कितने परसेंट इससे कितना परसेंट कमी आई है, तो ये से घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 1,050, 750, ठीक है। अब किससे कमी आई है, कमी पूछ रहे हैं ना, तो इसी से तो कमी आएगी, 1,050 से बच्चे परसेंट पूछा 100, कितना हो जाएगा 300, 300 बटे 10 50 गुणे 100, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा कितना आ जाएगा आपका, जब काटेंगे 6/21, ठीक है, 5 से काटेंगे वो 5 से कट जाएगा, ठीक है, फिर 2/7, ठीक है, गुणे 100, ठीक, 28.57, ठीक, 28.57। अब देखिए ये वाला, ये तो हो गया, ये वाला देखते हैं। कर निम्नलिखित में किस वर्ष में तीनों कंपनियों का निर्यात सबसे अधिक था, करे किस वर्ष में तीनों कंपनियों का निर्यात सबसे अधिक था, ये बताना है। पहले हम किस में देखते हैं, पहले हम 1999 में देखते हैं, तो 1999 कितना हो जाएगा, कहाँ गया ये 119, 99 में ये है, तो 1999 में ये यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 1999 में तीनों कंपनियों का यहाँ 100 आ रहा है, ये देखिए ऐसे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये देखिए 100 आ रहा है 100, ठीक है, तो 1999 100, फिर इसका आ रहा है, ये देखिए ये आपका ये आ रहा है ना 120, ठीक, 120, फिर आपका कितना जा रहा है, ये देखिए 140, ठीक है, ट्रिपल 140, तो कितना हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका 360 हो जाएगा। कह रहे हैं कि किस वर्ष में तीनों कंपनियों का निर्यात सबसे अधिक है, अब इससे ज़्यादा कहीं पे हो पाएगा, अगर 1999 से यही, इससे ज़्यादा कहीं हो पाएगा, क्योंकि सब आप देख सकते हैं नीचे ही है, तो किस वर्ष में सबसे अधिक है निर्यात, तो इसी में आप कहीं भी जोड़ लेंगे, ठीक है, 98 भी, ये कहीं भी कम होगा, क्योंकि ये तो आपको गिनती दिया है, तो सबसे ऊपर तो यही जा रहा है, वैसे ही देखने से पता चल रहा है, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाए, आप देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। करें तीनों कंपनियों की 1994 में औसत निर्यात 1995 में औसत निर्यात से कितना अंतर है, करें 1994 का औसत निर्यात, जैसे ऊपर अगर जोड़े होते तो यहाँ पर जोड़ने की जरूरत नहीं, 1994 का औसत निर्यात कितना है, 1994 का ये औसत निर्यात, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा ना, 40, ये कंपनी इसका कितना है 60 हो जाएगा, और ये आपका ये हो गया, ठीक है 90, 40 60 90, 40 60 90 कितना हो गया 100, 190, 190/3, औसत पूछ रहा है ना, तो आपका 190/3 हो गया, और 195 में करें, 95 में निर्यात अंतर, तो 95 में यहाँ है, तो ये आपका 40 60 और आपका 120, ठीक है, 40 60 120 220, 220/3, ठीक है, तो इसका कर रहे हैं अंतर, तो ये ज़्यादा है तो इससे ये घटा दीजिए, अंतर कितना आएगा, तो ये है 220/3 माइनस 100, 120 कितना आया था, पहले 190 आया था, 190/3, तो 3 तो बीच में हो जाएगा नीचे, पूरा घटाने में कितना आ जाएगा, कितना 30 आ जाएगा, ठीक है 30, ये आपका 10 आपका आ जाएगा, ठीक है 10, कहाँ गए 10 करोड़। 98 देखते हैं, किस वर्ष में कंपनी वाई और जेड के बीच निर्यात अधिकतम था, कंपनी वाई और जेड के बीच में कब निर्यात अधिकतम था, ये बताना है। 1997 में देखते हैं, ये देखते हैं, अब देखें, पहले ए वाला देखें, वाई और जेड के बीच में, वाई कौन सी कंपनी है, ये आपका हरी वाली, तो वाई आपका कितना 80, जेड कितना, जेड कौन सी है आपका रेड वाला, तो 80 और 60, तो वाई और जेड अब बीसी हो गया, तो यहाँ तो बीसी हो गया, ये तो होगा नहीं 97 में, 94 में, तो 94 में आपका 90, 94 में अभी जोड़े थे ना, यहाँ पर आपका वाई जेड देखना है ना, तो वाई देखना हरा, आपका हो गया 40 और आपका 90, ठीक है 90 40 50 हो गया,
ठीक है, ये है। ठीक है, और आपको कौन सा देखना है? यहाँ पर वाई जेड में हम देखते हैं, 95 में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि 95 में हमको क्या दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। थोड़ा मिटा देते हैं तब आपको दिखे। अब देखिए वाई जेड में, हाँ 95 में हमको एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है। तो 95 में 120 हो गया और 60 हो गया, इसमें 60 का अंतर है। तो यही सबसे ज़्यादा अंतर लग रहा है। 98 में आपका क्या होगा, यही सबसे ज़्यादा अंतर है, देख लीजिएगा। ठीक है, करें किस वर्ष में वाई और जेड के निर्यात के बीच अधिकतम अंतर था? वही अंतर, वर्ष 1999 कंपनी यक्स का निर्यात कंपनी जेड के निर्यात से कितने परसेंट एंड अधिक है? तो कंपनी एक्स का निर्यात कितना होगा 1999 में? 1999 में कंपनी एक्स का निर्यात 120 है। ठीक है, तो 120 हो गया। अब कह रहे हैं जेड का निर्यात, कह रहे हैं 1995 में जेड का निर्यात कितना था? 100 था, तो 100 था, 100। ठीक है, तो कह रहे हैं कितने परसेंट अधिक, 20 अधिक है, कितने से अधिक है, 100 से अधिक है। ठीक है, बटे 100 गुणे 100, ये कितना, ये यहाँ 20% ही आ जाएगा। ये सिंपल ही क्वेश्चन है। ये देखिए, 20 करें कितने परसेंट अधिक है, एक एक का 120 था, एक का 100 था, इससे 20 अधिक है। किससे 20 अधिक है? 100, ये आपका 100 से 120 अधिक है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो 100 से 120 अधिक, 20 अधिक है। वर्ष 1995 में तीनों कंपनियों का औसत निर्यात कितना है? वर्ष 1995 में तीनों कंपनियों का। अब 1995 में कहाँ गया, ये हो गया, तीनों कंपनी कौन सा हो गया, एक दो तीन। ठीक है, तो कितना हो गया, 40 हो गया आपका, यहाँ 40 है, 40 वाला औसत पूछ रहा, तीनों से डिवाइड करना पड़ेगा, 60। ठीक है, 40 60 और कितना हो जाए 120। ठीक, अब तीनों तीन ही पूछ रहा है तो बटे तीन कर देंगे, कितना हो जाएगा 100, 120, 220, अब बटे तीन। ठीक है, तो बता, तीन सत्ते इक्कीस, 73.33 यहाँ 73.3 है, 73.33, बस इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा आज हमने थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया था, क्योंकि हम, मैं सोचा था 1 घंटे में आपका पूरा कंप्लीट कर देते हैं। एक बार आपको पता, देखिए मैं एक बार थोड़ा सा जल्दी करवा दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में बने। सिलेबस आपको पूरी तरह से रट जाएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए यही, ये सभी क्वेश्चन थे। थोड़ा सा अगर जल्दी हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, अगली बार से आपका जैसे ही करवाते तो वैसे पैड, मतलब वो आपका नोट पैड में करवाएंगे। ठीक है, नोट 3 वाला जो होता है सॉफ्टवेयर उसमें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।